Hello, dear students. Hello, everyone. Okay, so as you know, we have completed Human Health and Diseases chapter, Microbes chapter. So we were supposed to start the chapter of ecology. ठीक है, जो भी ecology के chapters हैं बेटा, हम लोगों को वो start करना था. लेकिन the thing is, अभी एक बच्चे का डाउट आ गया है हमारे पास, ओके? तो उस डाउट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हाई वेटेड चैप्टर है और बहुत सारे बच्चों को इस पार्ट में कंफ्यूजन्स रहते भी हैं. ठीक है, तो हम लोगों को टेंशन करने की कोई बात नहीं है. सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं. ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. ये हम लोग मंडे से कर लेंगे, आराम से हो जाएगा. सिलेबस की कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या सोचा, ये जो बहुत सारे बच्चे बायोमोलिक्यूल्स में डाउट पूछ रहे थे, तो इनका डाउट क्लियर कर लेते हैं बोल के मैंने ये सेशन रखा है. ओके, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना आपको आता है. बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने डाले हैं कि कितना आपको आता है, वो देखने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने इनको पढ़े हुए हैं, तो ऐसे हम लोग ना अभी डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन. ओके, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन, हिस्टोन, ग्लोबुलिन एंड सेल्यूलोज. सो दिस इज योर क्वेश्चन. प्लीज मेक श्योर दैट यू आंसर इन द चैट बॉक्स. ठीक है, आप चैट बॉक्स में आंसर कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको कितना आता है. ठीक है, आपको कितना आता है ये जानने के लिए प्लीज मेक श्योर. ओके, सो आई हैव गॉट माय आंसर्स. तो क्या है बेटा, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर अगर है तो ये किसमें होगा? डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स हियर. ओके, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स. तो प्रोटीन में क्या मिलेगा? ओके, प्रोटीन में बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है एंड देन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड बना के ऐसे करके लीनियर अरेंजमेंट होता है, दिस इज प्राइमरी. सेकेंडरी में या तो हीलिक्स होता है या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स होते हैं, लाइक दिस बीटा प्लेटेड शीट्स होते हैं. अगर टेरिशरी है तो ये एक उलन बॉल जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इट्स लाइक बिग बॉल ऑफ ऊल. ठीक है, अगर क्वार्टनरी है तो ऐसे जो बिग बॉल ऑफ वूल है जिसको हम ग्लोबुलिन भी कहते हैं, तो ये मोर देन 2 या फिर मोर होते हैं. ओके, 2 या फिर 2 से ज्यादा अगर हैं कोई स्ट्रक्चर में तो हम उसको कहते हैं बेटा क्वार्टनरी. ओके, जैसे यहाँ पे देखो 2 हैं, 3 है और 4 है. ओके, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्वार्टनरी का. आप एग्जाम्पल ले लोगे तो बेटा हीमोग्लोबिन. ओके, हीमोग्लोबिन इज वन सच एग्जाम्पल जहां पे आप क्वार्टनरी स्ट्रक्चर देखते हो. तो यहाँ पे 2 अल्फा ग्लोबुलिन चेन्स हैं, 2 अल्फा ग्लोबुलिन चेन्स हैं और 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन्स हैं. ओके, सो 2 अल्फा हैं एंड यहाँ पे 2 बीटा हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. तो हिस्टोन बेटा आपको पता है, यू ऑलरेडी नो दैट हिस्टोन इज प्रेजेंट विद द डीएनए. ओके, डीएनए न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाता है विद द प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, व्हिच इज नॉट अ करेक्ट आंसर. देन ग्लोबुलिन. ओके, ग्लोबुलिन, यहाँ पे आप ग्लोबुलिन देखते हो तो ये तो बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट टर्शियरी प्रोटीन, सो दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सेलुलोज इज कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सेलुलोज इज कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, ये बिल्कुल प्रोटीन में नहीं आता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज. ओके, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है? ओके, तो let me give you some 15 seconds. Please make sure that you answer here in the chat box. Okay, take some time and try to answer in the chat box. ओके, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है. ओके, एक मिनट रुको बेटा, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सी, let me check.
ओके, अब शेयर हो रहा है? ओके, वेरी गुड। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। सो यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो एज यू ऑल नो, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो टू टाइप्स के आप न्यूक्लिक एसिड देखते हो। एक देखते हो आप डीएनए, जिसमें डीऑक्सी राइबो होता है, ओके, दैट इज शुगर। और आरएनए में राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, दैट इज राइबोस शुगर होता है, ठीक है। तो ये होता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड बना किस चीज से होता है? ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, ओके। तो न्यूक्लियोटाइड में कौन होंगे? एक शुगर होगा, एक फॉस्फेट होगा, एक नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करके बनाते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन या फिर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जिसमें सिर्फ शुगर है और नाइट्रोजन बेस है और फॉस्फेट नहीं है। अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। फैटी एसिड इज रिलेटेड टू लिपिड, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ए, न्यूक्लियोटाइड। तो अभी भी मैंने आप बताया आपको न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट। इसको मैं सिर्फ आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, लिखिए। न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ प्यूरिन, पिरिमिडिन, फॉस्फेट बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस में दो टाइप्स आते हैं, एक प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस के टाइप्स हैं, इट इज नॉट रिलेटेड विद न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो प्यूरिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। तो सी इज द ऑप्शन, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिया है कॉलम 2 में, यू हैव टू ज्वाइन विथ कॉलम 1। कॉलम 1 के साथ आपको ज्वाइन करना है। तो पिगमेंट्स है यहाँ पे, ओके। पिगमेंट्स आर कैरोटिनॉइड्स, टर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स। अल्कलॉइड्स बेटा मॉर्फिन्स एंड कोडीन, लेक्टिन्स, कॉन्कावलिन, ठीक है। तो ए आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने चार्ट देखा होगा आपके एनसीईआरटी में, तो सिमिलर डिट्टो यहाँ पे दिया है कॉन्सेप्ट्स, तो वही चार्ट का यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है बेटा? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स which influence the speed of biochemical reactions, ठीक है। तो ये वो एंजाइम्स हैं जो बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं, जो स्पीड को इंक्रीज करते हैं, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ाते हैं बेटा? देखो, कैटलिस्ट आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो कैटलिस्ट है वो स्पीड बढ़ाता है, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है। लेकिन हम बायो कैटलिस्ट कह रहे हैं, तो ये हमारे बॉडी में हो रहा है, तो इसीलिए एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हम सबको पता है, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सॉरी, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, मतलब क्या होता है बेटा? एंजाइम के लिए उसका ही अपना ओन एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। पता नहीं आपने देखा कि दूसरे का सबस्ट्रेट इस एंजाइम में आप ज्वाइन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। उस एंजाइम के लिए उसी का सबस्ट्रेट होगा, उसी का साथ वो बाइंड करता है, ठीक है। सो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। सो यहाँ पे देखो आप, ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट, ठीक है। चलो, तो अभी मैं बता रही थी आपको कुछ जो सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे राइबोजाइम। तो राइबोजाइम क्या है बेटा? यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बिहेव करता है एंजाइम की तरह, बट ये प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन नहीं है। राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए, व्हिच बिहेव लाइक एंजाइम, ठीक है। तब एंजाइम फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे अब देखो, प्रोटीन का प्राइमरी सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है वो इनएक्टिव है, वो कुछ भी हमारे बॉडी में फंक्शन नहीं करता। अगर बॉडी में कोई एंजाइम फंक्शन करना है तो वो टर्शियरी होगा, ठीक है। विथ सम क्रेविसेस और पॉकेट्स कॉल्ड एक्टिव साइट्स, दे डू फिट इनटू ईच अदर, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे एंजाइम है, तो ऐसे करके एक्टिव साइट होगा, तो इसके अंदर ये फिट हो जाता है अपना सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, दे फिट इनटू ईच अदर। तो इसके रिलेटेड हमारे पास मॉडल्स भी हैं, ओके। लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, अभी वो हम लोग पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा नॉमेनक्लेचर का देख लेते हैं कि एंजाइम्स को हमने किस तरीके का नेमिंग दिया है। तो एंजाइम को बेटा जो नेमिंग दिया है, तो IUCN या फिर IUB कहते हैं उसको। सो IUB ने यहाँ पे नेमिंग दी है या फिर नॉमेनक्लेचर दी है एंजाइम्स का।
ठीक है मैम, है क्या चीज? दिस इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में इसने क्या किया है, सारा ही क्लासिफिकेशन किया है एंजाइम्स का, फिर उनको नेमिंग दिया है। ठीक है, तो इसने किस तरीके का नेमिंग दिया है? तो IUB का नेमिंग होता है विद द प्रेजेंस ऑफ 4 डिजिट्स। ओके, 4 डिजिट्स होते हैं। तो इन 4 डिजिट्स में ओके, वो जो 4 डिजिट्स होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 1, ओके, 3, 4, 2, तो ऐसे करके 4 डिजिट्स हैं। जो फर्स्ट डिजिट है ये इंडिकेट करता है क्लास को, सेकंड जो इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है सब क्लास को, जो फोर्थ है ये इंडिकेट करता है सब क्लास, या फिर हम इसको कहते हैं सब डिवीजन। ओके, एंड जो लास्ट जो इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है जो रिएक्शन कैटालाइज हुआ है उसका नंबर, रिएक्शन कैटालाइज्ड वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ऐसे करके नेमिंग होती है जिसमें 4 डिजिट्स होते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट डिजिट का है जो क्लास इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आपने 6 क्लासेस पढ़ने हैं। You have to study 6 classes. So all the 6 are given in the list here. First one is oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases and ligases. ये 6 क्लासेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते जाते हैं बेटा क्या क्या है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट टाइप ऑफ क्लास इज, यहाँ पे क्या होता है, कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेसेस जो एंजाइम है ये कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स। समझो 2 सबस्ट्रेट्स हैं तो इनके बीच में ये क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या है, कोई लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे देखो ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर यहाँ पे ओके, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो इसको हमने कह दिया ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं या फिर एक्सेप्ट हो रहे हैं तो हमने उसको कह दिया था रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A2+ है तो अभी क्या हो रहा है, ये A3+ हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इसने दिया है। ओके, इसने दिया है तो ये हो गया रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो B3 है, अब ये B2 हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे करके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते रहते हैं। तो इसके थ्रू जो भी रिएक्शन कैटालाइज होता है उन एंजाइम्स को हम कहते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, और कॉमनली दे आर आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेसेस। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेसेस भी कहते हैं। बेटा एग्जांपल्स दिया है मैंने यहाँ पे, देखो कैटालिसिस एंड पेरोक्सिडेसेस आर एग्जांपल्स फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेसेस। ठीक है, सो दूसरा क्लास है ट्रांसफरेजेस। यहाँ पे रिएक्शन कैटालाइज होता है बाय ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। अब समझो यहाँ पे G S के साथ है, अभी प्रोडक्ट में ये G जो है वो S के साथ नहीं S डॉट के साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। यहाँ पे देखो AB+C था, अब यहाँ पे A अकेला हो गया, BC हो गया। ठीक है, कोई एक ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है दूसरे रिएक्टेंट से। ओके, एग्जांपल आर ट्रांस आल्डोलेस, काइनेस एंड ट्रांस कीटोलेस। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट क्लास इज हाइड्रोलेजेस। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होने के लिए ये पूछता है ओके, ये एंजाइम्स यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे वाटर का होना जरूरी होता है। ओके, तो एक कैसे एंजाइम्स हैं बेटा, दे कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस, वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं जिनमें वाटर की प्रेजेंस होना ही होना है। ओके, तो इस टाइप का आप देखो, यहाँ पे देखो AB एक रिएक्टेंट है, AB रिएक्टेंट है तो यहाँ पे वाटर है, तो बिना वाटर के रिएक्शन होगा नहीं। तो अब क्या होगा, AB वाटर के प्रेजेंस में AOH एंड BH हो जाएगा। तो इन टाइप के रिएक्शंस को कैटालाइज करने वाले एंजाइम्स का नाम है हाइड्रोलेजेस। एग्जांपल्स आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स और सुक्रेज और हाइड्रोलेजेस। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। तो दूसरा हम लोग देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ क्लास विच इज लाइसेस। लाइसेस का सिंपल सा मतलब है बेटा ब्रेक डाउन। ओके, लाइसिस जो हम कहते हैं ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द लाइसिस ऑफ एनी ग्रुप टू मेक अ प्रोडक्ट विच हैज डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो RCO वो है चीज, जो बड़ा सा मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, ये अभी लाइज होगा, ये ब्रेक डाउन होके कुछ और प्रोडक्ट बनाएगा। अब जब प्रोडक्ट बनाएगा ना, उसमें एक या फिर 2 जितने भी हो सकते हैं, उसमें एक तो डबल बॉन्ड होगा ही होगा।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बड़ा मॉलिक्यूल है XCCY, तो अभी XY हो गया, CC जो है उसने डबल बॉन्ड बना लिया, ये लाइजेस है। ठीक है, लाइस करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट में एक तो डबल बॉन्ड होगा ही होगा। एग्जाम्पल्स आर ऑल्डोलेस एंड देन कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ओके, दूसरा क्लास है फिफ्थ क्लास विच कैटेलाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स, उनको हम बुलाते हैं आइसोमरेजेस। बेटा आइसोमर्स कौन होते हैं? जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में बेटा ओपन रिंग स्ट्रक्चर एक टाइप का स्ट्रक्चर है। देन हार्वर्ड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, जो रिंग स्ट्रक्चर वो एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है। तो उस टाइप का आइसोमर्स और हेमीएसिटॉल रिंग मैंने आपको बताया था। तो ग्लूकोज के मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिए थे। तो उन टाइप के कोई भी ऑप्टिकल हो या ज्योमेट्रिकल हो या पोजिशनल आइसोमर्स हो वहां पे इंटर कन्वर्शन करने के लिए ये एंजाइम जो है ये कैटेलाइज करता है। तो इनका नाम है बेटा आइसोमरेजेस। देखो यहाँ पे कॉम्पोजिशन सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ठीक है, लाइगेजेस क्या करते हैं? दे जॉइन और ऐड द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स दो कंपाउंड्स को जॉइन करते हैं टुगेदर या फिर लिंक करते हैं। एग्जाम्पल आर एंजाइम्स विच कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ बॉन्ड्स। के एंजाइम्स हैं जो कैटेलाइज करते हैं बाय जॉइनिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो X प्लस वाई विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी इज लाइक एन एनर्जी करेंसी, ये एनर्जी की करेंसी है कि जैसे आपने कोई दुकान में चले गए, आपको खरीदना है कैरेट्स। ओके, तो अब कैरेट्स क्या हो गए? मतलब बेटा मैं कैरेट खाने गाजर की बात कर रही हूँ, तो अभी अब गाजर खरीदना है तो अब दुकान वाले को क्या कहोगे? बेटा सॉरी बेटा नहीं अंकल 1 किलो आप गाजर दो, मैं आपको पैसे दूंगा, इसका भाव दूंगा। आप क्या करोगे? आप एक नोट काट के दोगे जिसमें गांधी जी की फोटो है ना? तो वो क्या है? वो करेंसी है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिकल रिएक्शंस होने के लिए एनर्जी करेंसी है जिसका नाम है एटीपी। ठीक है, ये यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो गया, X प्लस वाई से XY बन गया। तो ये जो एटीपी यूटिलाइज हुआ है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकला है विद द रिलीज ऑफ एडीपी। ट्राइफॉस्फेट था, अभी डाइफॉस्फेट बन के एक फॉस्फेट बाहर निकल गया। इन टाइप के एंजाइम्स को बेटा हम कहते हैं लाइकेजेस। ओके, व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम एज लाइकेजेस। ठीक है, तो ये 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स हैं, आपको जानने हैं। ओके, नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के कितने टाइप्स हैं बेटा? 2 टाइप्स होते हैं एंजाइम्स के। एक होता है सिंपल एंजाइम, ओके, जिसमें सारा ही एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसमें कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई अदर सब्सटेंस ऐड नहीं होता। एग्जाम्पल हो सकता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरियस। आप ये डाइजेशन के चैप्टर में पढ़ोगे बेटा, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ओके, तो एक ये क्या है? ये सिंपल एंजाइम है, उसमें प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं है। अगर दूसरे टाइप के एंजाइम की बात की जाए तो होते हैं कुछ कॉन्जुगेट एंजाइम। तो कॉन्जुगेट एंजाइम में क्या होता है? यहाँ पे प्रोटीन तो होता है, मतलब एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन तो होना ही है। प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ जाता है जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर। ओके, जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर। तो अब क्या होगा? ये जो अपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, ये कोफैक्टर के साथ ज्वाइन करके एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम बनाता है। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना कोफैक्टर, ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ये 2 टाइप का देखने को मिलेगा आपको। एक टाइप का कोफैक्टर है जिसका नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये बाइंड होता है अपो एंजाइम के साथ, दैट मींस प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम के साथ बहुत टाइटली। ओके, वेरी टाइट बॉन्डिंग। ओके, तो इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल कैटालेज पेरोक्सिडेज ऑफ द हीम ग्रुप। ओके, दूसरा जो कोएंजाइम है, मतलब कोफैक्टर में ही प्रेजेंट है ये कोएंजाइम। ओके, ये क्या करता है बेटा? ये बहुत लूजली अटैच होता है अपो एंजाइम को। एग्जांपल्स आर विटामिन्स लाइक नायासिन एंड राइबोफ्लाविन। कोफैक्टर में ये जो टाइट एंड लूज है प्रोस्थेटिक एंड कोएंजाइम, ये दोनों ऑर्गेनिक है। इसके अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट जो कोफैक्टर है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, जिसमें मेटल्स या फिर आयोन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते जाओगे। ओके, सो यहाँ पे कोफैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे दीज आर नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाउंड टू द एंजाइम टू मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। ठीक है, तो एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव करना चाहते हो आप, तो आपको क्या करना है? नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोटीन से सेपरेट नहीं करना है। अगर आप सेपरेट कर दोगे, मतलब
को फैक्टर को अपो एंजाइम के साथ, तो वो नॉन फंक्शनल रह जाएगा। वही लिखा है यहाँ पे, व्हेन अ को फैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम द कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। ठीक है, तो को फैक्टर को हमने अपो एंजाइम के साथ डाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमको मिला होलो एंजाइम। तो यूजुअली इस टाइप के कॉन्जुगेट प्रोटीन्स में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो को फैक्टर है ना, इसका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें आप को फैक्टर हटा देते तो कुछ नहीं होगा, को फैक्टर का होना जरूरी है, तभी ये सारा एंजाइम एक्टिव होगा। ठीक है, चलो, तो यही चीज मैंने आपको बताई ना, टाइप्स ऑफ को फैक्टर्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम्स एंड देन मेटल आयंस। एक एक करके देखते हैं इसको। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल, टाइटली बाउंड टू अपो एंजाइम है। एग्जांपल हीम इन पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज व्हिच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हीम ग्रुप है, देख रहे हो, हीम ग्रुप। ठीक है, तो अभी आएगा कोएंजाइम, जो ऑर्गेनिक है बट लूजली बाउंड है टू द अपो एंजाइम। यहाँ पे बहुत सारे कोएंजाइम्स आते हैं जिनमें विटामिन्स होते हैं, जिनमें विटामिन्स होते हैं। तो एग्जाम्पल कौन सा है, NAD एंड NADP, ओके, जिसके पास कंटेन होता है नियासिन या फिर राइबोफ्लाविन। ठीक है, तो NAD इज नथिंग बट निकोटिनामाइड अडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर इसके साथ फॉस्फेट है तो आप उसको लास्ट में फॉस्फेट ऐड कर सकते हो, निकोटिनामाइड अडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके, तो ये होता है कोएंजाइम। अब हम लोग देखते हैं मेटल आयंस, जिसकी बात मैं कर रही थी कि ये इनऑर्गेनिक होते हैं। दीज आर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ठीक है, सो दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद साइड चेन at active site and one or more coordination bonds with the substrate. Example, zinc is a cofactor of carboxypeptidase. ठीक है, जो जिंक है वो कोफैक्टर है कार्बोक्सीपेप्टिडेज का, ये एक एग्जाम्पल है। आगे तो अभी हम देखते हैं बेटा नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके, तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, तो यहाँ पे देखो कैटालिटिक साइकिल है। ओके, इसको हमने कह दिया कैटालिटिक साइकिल, ये कैसे काम करता है, एक एंजाइम कैसे काम करता है। ओके, तो बेटा इसके दो मॉडल्स हैं एक्चुअली, एक होता है लॉक एंड की मॉडल, दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो अभी आप ये पहले देख लो कि ये एक्शन कैसे होता है। ओके, एंजाइम एक्शन कैसे होता है, फिर दोनों मॉडल्स के बारे में आप डिटेलली पढ़ सकते हो। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो बेटा एक एंजाइम है, देखो ये एक एंजाइम है। ओके, दिस इज एंजाइम। सो एंजाइम का एक पोजीशन होता है, यहाँ पे एक कैविटी के टाइप होता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। एक एंजाइम में प्रेजेंट होता है एक्टिव साइट। अब ये जो सबस्ट्रेट होता है ना, ये जाके इस एक्टिव साइट में बैठेगा। ओके, अब ये जाके क्या करेगा, इस एक्टिव साइट में बैठ जाएगा। जब ये एक्टिव साइट के पास बैठेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं एंजाइम एक अलग हो गया, प्रोडक्ट एक अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, substrate binds to the active site of enzyme to make the enzyme substrate complex. This induces the changes in enzyme, so the substrate is tightly bound with active site of enzyme to form enzyme substrate complex. तो जो active site है वहां पे substrate जाके enzyme के साथ properly fix हो जाएगा। ओके, प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा एंड देन आगे वाला काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द एक्टिव साइट ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट्स टू फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का होना बहुत जरूरी है। एंड जो एक्टिव साइट है ये ब्रेक करता है कुछ केमिकल बॉन्ड्स को सबस्ट्रेट के अंदर। ठीक है, नाउ द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट्स and the free enzyme is ready to bind to other molecules of the substrate. ठीक है, तो ये जो एंजाइम रिलीज हुआ है ये भी रेडी है ताकि ये दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सके और रिएक्शन को कैटालाइज कर सके। ठीक है, तो ये आपको देखना है, ये पूरा एक साइकिल है, इसको हम कहते हैं कैटालिटिक साइकिल। ओके, कैटालिटिक साइकिल है कोई भी एक एंजाइम का। ओके, तो दिस पाथवे गोज थ्रू सम अनस्टेबल चेंजेस, वी कॉल देम एज ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ओके,
तो कुछ चेंजेस होते हैं बेटा जहाँ पे थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है रिएक्शन, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं उसको। चलो, तो मैं बताऊंगी भी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आगे जाके। तो ये पहला मॉडल है जिसको हम कहते हैं, ओके नहीं ये दूसरा मॉडल है, एक मिनट, ये पहला मॉडल है जिसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। ओके, लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, जो हमारा एंजाइम है वो लॉक है। ओके, हमारा एंजाइम जो है वो लॉक है, उसमें की होल जो है वो एक्टिव साइट इंडिकेट करता है। अब इस की होल के अंदर आप क्या डाल रहे हो, की डाल रहे हो, तो की आपका बन जाएगा सबस्ट्रेट। ओके, की किस तरीके से एक्ट होता है, सबस्ट्रेट की तरीके से ऐड होता है, तो की सबस्ट्रेट और ये होता है एक्टिव साइट। तो जैसे एक लॉक एक की के साथ उसके पर्टिकुलर पोजीशन में फिट हो जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो देर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर और नो चेंज इन द कंपोजिशन, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बस की है, लॉक है, डालो घुमाओ, खत्म। ठीक है, तो ये करने के बाद हमको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स मिलता है, और फिर एंजाइम के साथ साथ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको एंजाइम में देखने को मिलती है, दैट इज लॉक एंड की मॉडल। आपको याद क्या रखना है एक्चुअली लॉक एंड की मॉडल में, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, लॉक एंड की मॉडल में आपको ये याद रखना है कि देयर इज नो चेंज इन द एक्टिव साइट। ओके, सो यहाँ पे नो चेंज इन एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट में बिल्कुल चेंज नहीं है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मॉडल विच इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ना, इसको दिया है कोशलैंड ने। ओके, सो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड कोशलैंड, तो इस कोशलैंड ने बताया है इंड्यूस्ड फिट मॉडल के बारे में। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है बेटा हैंड इन ग्लव मॉडल। हैंड इन ग्लव मॉडल, तो क्या है, जैसे अब समझो आपने हाथ डाला एक ग्लव में, तो ग्लव्स कैसा होता है, क्या की और लॉक की तरह स्टिफ होता है, नहीं, वो फ्लेक्सिबल होता है, दैट इज फ्लेक्सिबल। आप जब इसको डालने की कोशिश करोगे, व्हेन यू ट्राई टू पुट योर हैंड इन अ ग्लव, तो वहां पे क्या होगा, आप ऐसे करके एडजस्ट करते हो ना, आप कुछ एडजस्ट आप करते हो, कुछ आपका हाथ और कुछ ग्लव करता है, तो दोनों ही एडजस्ट हो रहे हैं, सो दैट योर हैंड एंड ग्लव फिट इनटू ईच अदर परफेक्टली, है ना। तो यहाँ पे वही बता रहा है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या डिपिक्ट कर रहा है कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जो है, ओके मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम अंडरगो चेंजेस टू अटेन द ऑप्टिमल फिट। ओके, परफेक्ट फिट को अटेन करने के लिए कुछ चेंजेस एंजाइम में भी होते हैं, कुछ चेंजेस सबस्ट्रेट में भी होते हैं, ताकि ये दोनों लोग मिलके घुल मिल के एक साथ अच्छे से परफेक्टली फिट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, इसको हम कहते हैं बेटा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अगर आप यही चीज दूसरी में देखना चाहोगे तो दैट इज लॉक एंड की मॉडल। ओके, वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है और ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, कोई यहाँ पे डाउट नहीं है। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। ओके, आपकी बुक में दिया है कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो एंजाइम्स में ये पार्ट दिया है, तो इसको थोड़ा देख के आगे बढ़ते हैं। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, है ना, कोई भी आप केमिकल कंपाउंड्स देख लो, उसमें दो टाइप के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या है, तो चेंज इन शेप और स्टेट ऑफ मैटर। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अगर स्टेट ऑफ मैटर बदल रहा है या फिर कुछ चेंज बदल रहा है जिसमें ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई बॉन्ड का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो बेटा उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। तो एग्जाम्पल, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एंड वाटर बिकम्स वेपर। आइस सॉलिड था, वाटर हुआ लिक्विड, एंड लिक्विड से फिर गैसियस हुआ, दैट इज वेपर। ये फिजिकल चेंज होता है। दूसरा अब हम कह रहे हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें बॉन्ड्स भी ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स भी बनते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें आइदर ऑर्गेनिक भी हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक रिएक्शन भी हो सकता है। एग्जाम्पल इज, यहाँ पे देख लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड विद द सल्फ्यूरिक एसिड बना के यहाँ पे मिल रहा है बेरियम सल्फेट विद वाटर।
ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। और यहाँ पे आप ऑर्गेनिक देख लो तो स्टार्च वाटर के हेल्प से ग्लूकोज बनने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, रेट ऑफ आइदर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। कोई भी हो सकता है, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस। इसमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बना है ना, ओके, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनने के लिए कोई भी एक रेट ऑफ रिएक्शन हो तो प्रोडक्ट बनने के लिए कितना टाइम लगा है वो बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट को आप अगर यूनिट टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कि कितने स्पीड से कोई रिएक्शन हुआ है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टू गिव द रेट ऑफ रिएक्शन, आइदर फिजिकल हो या फिर केमिकल हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो रेट क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी। मैंने बोला ना वेलोसिटी क्या है, स्पीड। आप मुझे आप ये मत बोलना कि मैम फिजिक्स में सब अलग है। सॉरी, फिजिक्स में तो अलग होगा, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक एक स्पीड की बात हो रही है, एक वेलोसिटी की बात हो रही है। तो रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अगर इसका डायरेक्शन पता है तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। The rate of physical and chemical process are influenced, okay, they're influenced by factors। वो बहुत सारे factors influence होता है बेटा हमारे chemical and physical process। तो कौन से factors हैं, temperature for example। तो अगर temperature को आपने double कर दिया तो क्या होगा, ओके, सो जनरली रेट जो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पे रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। अगर आपने डबल कर दिया तो दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस का आपने बढ़ा दिया तो वहां पे इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर घटा दिया तो वहां पे डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस आइदर वे मूव करता है, बढ़ाने में भी और घटाने में भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जो आपकी एनसीईआरटी ने दी है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज वेरी हाई। एग्जाम्पल दिया है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट एंजाइम, इट एक्सेलरेट्स द फॉलोइंग रिएक्शंस 10 मिलियन टाइम्स। 10 मिलियन टाइम्स से एक्सेलरेट करता है और बहुत फास्ट करता है। ठीक है, सो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस बन के यहाँ पे बाइकार्बोनेट बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इन द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं है तो ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइकार्बोनेट आर फॉर्म्ड इन एन आर। मतलब देखो कितना कम हो गया रेट, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस अबाउट 6 लाख, ओके, तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड पर सेकेंड। मतलब कितना नंबर का वेरी है, एक सेकेंड में 6 लाख हो रहे हैं अगर एंजाइम है। अगर एंजाइम नहीं है तो एक घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल, है ना। तो कितने जरूरी है हमारे बॉडी में एंजाइम्स, समझ लो, देख लो, आज से इज्जत करना शुरू कर दो एंजाइम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन एन मेटाबॉलिकल पाथवे ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम्स। कोई भी एक मेटाबॉलिक पाथवे ले लो तो वहां पे हर एक स्टेप जो है वो कैटलाइज होता है डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू। बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का यहाँ पे दिया है इन्होंने चार्ट, ओके, ये आप पढ़ोगे बेटा, आप ये आगे जाके पढ़ोगे। कहाँ पे पढ़ोगे, इन प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है, ओके, वहां पे आप पढ़ने वाले हो इसको, रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पढ़ने वाले हो ईटीएस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन चेन, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। तो ये सब आपने 11th में पढ़ के आया है, तो आपने पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में 10 डिफरेंट एंजाइम्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 पाइरुवेट। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो अब हमने बता रहे थे, अब तक हमने क्या सुना, एंजाइम्स जो है वो कैटालिटिकली बायोकैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, कोई रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि आखिर कैसे कैसे होता है ये काम। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आपको इस ग्राफ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप देखो बेटा, यहाँ पे तो एक्स एक्सिस में क्या लिखा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन किस टाइप से प्रोग्रेस हो रहा है, यहाँ पे कितनी एनर्जी लेके प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो बेटा, जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, या फिर यहाँ पे एक रिएक्टेंट है। ओके, समझो यहाँ पे रिएक्टेंट है। ओके, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट बनाना है तो अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट है, हमने एंजाइम प्रोवाइड किया, एंजाइम का पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, तो वो बाउंड हो जाता है। ओके, बाउंड हो जाता है और कुछ टाइम तक ये कुछ एनर्जी लेता है, एक स्टेट में पहुंचता है, फिर प्रोडक्ट देता है, ठीक है। ये कॉमन तरीके से होता है। अब पहले हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखो, विदाउट एंजाइम, फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नो एंजाइम। समझो अगर एंजाइम नहीं है तो कैसे होता है। अगर एंजाइम नहीं है तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लेगा और एक स्टेट पे जाएगा जहां पे अनस्टेबल स्टेट आता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में आने के बाद ये फिर नीचे आके गिरता है और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है। तो ये क्या हो रहा है विद नो एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम का बिल्कुल ही नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन एंजाइम नहीं है तो इसको ये रिएक्शन करने के लिए कुछ एनर्जी लगी है, उस एनर्जी को बेटा हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी मच नीडेड। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख लो, रिएक्टेंट था, ट्रांजिशन स्टेट में गया विच इज एन अनस्टेबल स्टेट। तो अनस्टेबल स्टेट के बाद इसने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं विद एंजाइम, अगर एंजाइम है तो क्या होता है। ओके, एंजाइम है तो क्या होगा, अगेन यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, जो एक्टिवेशन एनर्जी लगी थी वो बहुत कम लगेगी और बहुत जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना लंबा टाइम लिया था, एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ज्यादा जरूरत थी, एक्टिवेशन एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब यहाँ पे देखो बहुत कम टाइम लगा है, तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत लेस है। क्यों क्यों एक्टिवेशन एनर्जी कम है, क्योंकि बेटा हमने यहाँ पे लिया है एंजाइम्स। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, तो हमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी स्पीड अप द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। ये है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, सो आपके एनसीईआरटी ने कहा है कि अब जब ये रिएक्टेंट जो है अगर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एक स्टेट में जाके रुकेगा थोड़ा टाइम, दैट इज अनस्टेबल स्टेट, लेकिन फिर उसको वापस उस अनस्टेबल स्टेट से बाहर तो आना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर अनस्टेबल है तो ज्यादा टाइम तक वहां पे रुक नहीं पाएगी, इट हैज टू गेट स्टेबलाइज्ड, है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बन जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे वर्डिंग्स में लिखा है, देखो, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अब हमको क्या करना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो हमको एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन द सबस्ट्रेट मस्ट गो थ्रू अ वेरी मच हाई एनर्जी स्टेट, ओके, इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनना है तो बनते बनते क्या होता है, एक हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। वो बहुत अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल स्टेट है जहां पे हायर एनर्जी को ये अटेन करता है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये नीचे आएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये है क्या चीज, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द ट्रांजिशन एनर्जी, ठीक है। जो एवरेज एनर्जी है सबस्ट्रेट की उससे यहाँ पे जो ट्रांजिशन एनर्जी है उसके बीच में, ठीक है, ये एवरेज एनर्जी है। तो इससे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में, तो ये हो रहा है विदाउट एंजाइम इतना ज्यादा, ये हो रहा है विद एंजाइम इतना कम। ओके, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। नाउ इफ द प्रोडक्ट इज एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन द सबस्ट्रेट, अगर प्रोडक्ट लोअर एनर्जी लेवल में है, जैसे यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट से भी लोअर एनर्जी लेवल में है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत बहुत कम होती है, एनर्जी की जरूरत बहुत कम होती है। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी प्रोवाइडेड बाय हीटिंग, ठीक है। सो अब क्या हो गया, इन बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एज अ रिजल्ट दे स्पीड अप द रिएक्शन, ओके, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को क्या क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं। ओके, गिव मी अ सेकेंड।
फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो देखते हैं। तो पहला है टेम्परेचर एंड पीएच, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा टेम्परेचर एंड पीएच में क्या हो रहा है। एंजाइम्स शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम, एंजाइम्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिखाते हैं उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर में। अब आप मुझे पूछोगे मैम क्या है मैम इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर। बेटा इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है समझो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तक भी इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर 25 से नीचे है तो वो कोल्डर है, 40 के ऊपर है वो तो बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे पीएच देखते हो ना, तो पीएच में भी क्या होगा, एक ऑप्टिमल पीएच है। ओके, तो वो भी रेंज करता है, जैसे समझ लो कोई 4 टू बेटा 6 या फिर 5 समझ लो। अगर 4 के नीचे है तो एसिडिक है, 6 के ऊपर है तो वो बेसिक है। ठीक है, तो ऐसे करके ना एक्टिविटी डिक्लाइंस बिलो और अबव द ऑप्टिमल वैल्यू। ओके, इससे ज्यादा अगर कम ज्यादा है तो वहां पे ये वेरी करता है। ओके, वहां पे ये वेरी कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इफ यू लुक इनटू द ग्राफ यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में एंजाइम एक्टिविटी है। ठीक है, तो स्लोली स्लोली जो है वो रिएक्शन बढ़ता गया, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती गई, जैसे टेम्परेचर बढ़ा एक्टिविटी बढ़ गई। अब जब टेम्परेचर अपने ऑप्टिमल स्टेट में पहुंच गया, ओके अपने ऑप्टिमल स्टेट में पहुंच गया टेम्परेचर, तो अब क्या करेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अब एकदम से गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपना, ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर में। अब अगर हम पीएच की बात करेंगे, अगर हम पीएच की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पे पीएच है एक्स में, वाई में है एंजाइम एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखो हल्लू हल्लू करके पीएच जैसे जैसे आपने इंक्रीज करते गए, मतलब यहाँ पे ऑप्टिमम स्टेज में पहुंचे, दैट इज 6 to 8 के बीच में। ओके, तो फिर ये ड्रॉप हो जाएगा, ऐसे करके आएगा। सो दिस इज हाउ, तो इनका एक ऑप्टिमम रेंज होता है। इसके नीचे और ऊपर अगर कुछ भी वेरी हो जाता है या कुछ भी डिफरेंस हो जाता है तो वहां पे मुश्किल होता है एंजाइम्स को कैटालाइज कर पाना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो वर्क करते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, बट ऑर्गेनिक नहीं। ओके, ऑर्गेनिक नहीं, बट एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस। अगर 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते जाओगे तो वो डैमेज कर देते हैं हमारे एंजाइम्स को। ठीक है, तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हैव एंजाइम्स व्हिच आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर में भी, जैसे 80 to 90 डिग्री सेल्सियस में भी आप चले जाओगे तो वो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। यूजुअली बैक्टीरिया होते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। एक होता है थर्मस एक्वाटिकस। ओके, थर्मस एक्वाटिकस आपने पढ़ा है बेटा व्हाइल यू आर स्टडीइंग द पीसीआर। ओके, थर्मस एक्वाटिकस, इससे हमने निकाला था टैक पॉलीमरेज। ओके, टैक पॉलीमरेज एंजाइम को हमने पीसीआर में यूज किया था। क्लियर? ओके, तो ये हमने देख लिया। दूसरा देखते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ओके, तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को। ओके, विद द increase in substrate concentration, the velocity of enzyme action rises at first and reaches the maximum velocity. ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन रेट है y एक्सिस में, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है x एक्सिस में। जैसे ही आपने सबस्ट्रेट को ज्यादा से ज्यादा डालते गए तब क्या हुआ, एंजाइम एक्टिविटी जो है, रिएक्शन जो है वो अच्छे से इंक्रीज हुआ। अब एक लेवल आ गया बेटा जहां पे जितने एंजाइम्स थे सारे के सारों ने सबस्ट्रेट को ले लिया एंड वो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गए। अब अगर आप इसके बाद भी सबस्ट्रेट डालते ही जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतने एंजाइम्स ही नहीं है जो सबस्ट्रेट को बाइंड कर सके। ठीक है, तो ये अब क्या कर दिया, इसने मैक्सिमम रीच कर दिया, इसने मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच कर दिया। इसको हम कहते हैं वी मैक्स। ओके, इसको हम कहते हैं वी मैक्स। तो आपने क्या किया, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, तो बढ़ाते बढ़ाते पहले तो बढ़ा, फिर ये एक
स्टेज पे जाकर रुक जाता है, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर इसके एक्सीडिंग करते हुए आप एंजाइम डालते जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दिस इज नॉट exceeded by further rise of concentration because enzyme molecules are fewer than the substrate molecules। एंजाइम तो कम है ना, तो एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों मिलेंगे तो तब जाके जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो ये होती है कहानी, इसीलिए ये Vmax में जाके रुक जाता है, दैट इज हाईएस्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, तो जो मैंने आपको बताया ना, तो वही मैंने यहाँ पे ग्राफ की तरीके से आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देख लो, यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है नीचे एक्स एक्सिस में, वही एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन है, ओके। तो रिएक्शन की वेलोसिटी है। अब क्या होगा, इनिशियली आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे तो रिएक्शन का वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा। अब ये स्टेज में जाके रुक जाएगा। तो इसने क्या कर लिया, अपना मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच कर लिया, विच इज इंडिकेटेड बाय Vmax। अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो यहाँ पे हाफ Vmax है बस, ठीक है, दैट इज हाफ Vmax। समझ आ रहा है? चलो, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे Vmax है जो हाईएस्ट कैपेसिटी है उसकी, हाफ Vmax उसकी आधी कैपेसिटी है, ठीक है। अब हम Vmax को यहाँ पे करेस्पॉन्ड करके सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में देखेंगे, तो इसको हमने नेम कराया है बेटा Km। Km इज अ मिखाइलिस मेंटेन कांस्टेंट, ओके। जो मिखाइलिस मेंटेन है ये उसका बनाया हुआ इक्वेशन है, या फिर जो है वो ग्राफ है, तो इसने इसका कांस्टेंट दिया है जिसका मिखाइलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। Km इसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पे दी है, यस, हाफ Vmax, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें है क्या चीज बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि प्लीज डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ओके, उन्होंने आपको स्पीड कितना है कोई रिएक्शन का पूछा है, तो वो डेफिनेटली देगा आपको कि हाँ भाई मैक्सिमम रेट अचीव्ड कितना है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना था, मिखाइलिस मेंटेन कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्या इजीली पता करके निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करके आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी ले सकते हैं। बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन मॉड्यूल्स में पूछा जाता है, तो मैंने इसको आपको बता दिया, ठीक है। तो Vmax इज द मैक्सिमम रीच्ड लेवल, हाफ Vmax उसका आधा है, ठीक है। एंड देन Km इज द मिखाइलिस मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट है जिसमें हम लोग सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को बता रहे हैं, ठीक है। अगर बेटा मैं आपको बताऊं Km कम होगा, अगर Km कम है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टर्न ओवर जो है ना, दैट इज रेट ऑफ वेलोसिटी जो रिएक्शन है, तो टर्न ओवर जो है वो बढ़ जाता है। अगर Km कम है तो रिएक्शन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, अगर वो ज्यादा है तो Km कम हो जाता है। तो इस तरीके का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, नाउ so last factor is nothing but presence of inhibitor, okay। presence of inhibitor जो है वो last factor है। here the binding of specific chemicals like inhibitors shuts off the enzyme activity they call inhibition, okay। कुछ जो है वो केमिकल होते हैं जो क्या करेंगे, हमारे एंजाइम के साथ बाइंड करके हमारे एंजाइम एक्टिविटी को लूज करा रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं उस प्रोसेस को इनहिबिशन, ठीक है। वी कॉल देम एज इनहिबिशन। तो अब देखो, इनहिबिटर इज क्लोजली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट, ओके। अगर अगर जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में सेम हो, ये देखो ये दोनों ही सिमिलर हैं, तो अब क्या करेगा, एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट की जगह पे इनहिबिटर जाके अटैच कर लिया, तो ये होते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इनहिबिशन के दो टाइप्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट के शेप का ही, शक्ल का ही, सूरत का ही इनहिबिटर होता है, वो एक्टिव साइट में जाके ज्वाइन हो जाता है एंजाइम के साथ। अब जो नॉन कॉम्पिटिटिव है वहां पे क्या होता है, इनहिबिटर के लिए ही एंजाइम एक दूसरा सा साइट होता है, वहां पे जाके अटैच होता है, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव है। तो सबस्ट्रेट की प्लेस में तो होता है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर यहाँ पे ये फिर एक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इट कंप्लीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम एज ए सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एंजाइम एक्शन। ये बात हो रही है, ये जो यहाँ पे बात हो रही है ना, ये बात हो रही है इसकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की,
ठीक है, चलो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए आपके बुक में। मैलोनेट इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट सक्सिनेट, सो इट इनहिबिट्स सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बनना है, बट यहाँ पे सक्सिनेट मैलेट को सिमिलर है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस का एक्टिविटी ये रुका देता है। ठीक है, सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजेंस आल्सो, आपको याद रखना है। ओके, तो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ये क्वेश्चन करके हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। व्हाट विल हैपन व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम? अगर हम कोफैक्टर को एंजाइम से रिमूव करेंगे तो क्या होगा? कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट, हाँ बिल्कुल लूज होगी। एंजाइम प्रिजर्व्स, नो ये बिल्कुल गलत है, ये सबस्ट्रेट है ये, नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। अगर कोफैक्टर को हम अपो एंजाइम के साथ मिला देंगे तो होलो एंजाइम ही नहीं रहेगा। ठीक है, so that's all for today's class. If you have any doubts you can ask or else you can leave. Thank you so much for attending the class.